क्या आपने कभी सोचा है कि जब तक एथिक्स, लॉ और रिसर्च स्टैंडर्ड्स प्रॉपर्ली सेट नहीं हुए थे, उससे पहले किस टाइप के साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते थे? 1920 से 1968 के बीच ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जो आज हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन एक्सपेरिमेंट की वजह से कई लोगों और एनिमल्स को काफी हार्म भी हुआ, कई बार तो रॉन्ग तरीके से। लेकिन तब साइंटिस्ट को लगता था कि ये सब साइंस के प्रोग्रेस के लिए किया जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट अक्सर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को और जो लोग मेंटल हेल्थ फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं उनको सिखाए जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि सबको इन एक्सपेरिमेंट के बारे में पता ही होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि क्या हुआ था, बल्कि इसलिए भी ऐसा क्यों हुआ और आज हम क्या इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट और अनएथिकल एक्सपेरिमेंट से, लिटिल एल्बर्ट का केस स्टडी। 1920 में बिहेवियरिस्ट जॉन बी वॉटसन और उनके स्टूडेंट रोजाइल राइनर ने एक 9 महीने की बेबी बॉय को एल्बर्ट पे एक्सपेरिमेंट किया। उनका एम था पाब्लो का क्लासिकल कंडीशनिंग वाले एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाना। पाब्लो ने डॉग्स पर दिखाया था कि घंटी बजाते ही या तो बेल साउंड को बजाते ही डॉग खाना मिलने का सोच के सलाइवा गिरा देता था। वॉटसन देखना चाहते थे कि क्या सेम कंडीशनिंग ह्यूमंस पर भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने एक छोटे बेबी पे ये टेस्ट किया। वॉटसन और राइनर ने एल्बर्ट को अलग अलग चीजें दिखाई, जैसे कि वाइट रेड, रेबिट, कुछ मार्क्स, फूल, एटसेट्रा एटसेट्रा। शुरू में एल्बर्ट को किसी से भी डर नहीं लगता था। फिर उन्होंने वाइट रेड यानी कि सफेद चूहे के साथ एक लाउड नॉइस, वॉटसन एक मेटल पाइप को जोर से बजाते थे एल्बर्ट के पीछे, और इससे क्या हुआ तो एल्बर्ट और व्हाइट चूहा का जो कंडीशनिंग थी वो कनेक्ट हो गया। जब भी एल्बर्ट वाइट रेड को टच करता तुरंत वो लाउड साउंड सुनाई देती और एल्बर्ट डर के मारे रो पड़ता। कुछ टाइम के बाद बस वाइट रेड देख कर ही वो क्राइम स्टार्ट कर देता था, बिना आवाज के भी। उसका डर और भी बढ़ गया जब सेंटा मार्स, रेबिट डॉग या कोई भी वाइट और फ्यूरी चीजें देख के वो डर ही जाता। जो एनवायरनमेंट पहले नॉर्मल था अब वो उसके लिए डर से भर गया। आज के दिन किसी भी बेबी पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही गलत माना जाता है, लेकिन तब ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वॉटसन और राइनर ने एल्बर्ट को वो चीजें सिखाई नहीं जिससे कि वो उस डर को छुड़ा पाए। हालांकि उनका वो फर्ज बनता था कि वो चीजें उन्होंने जो बिगाड़ी है वो चीजें वो जरूर ठीक करें। आखिर वो बच्चे जब बड़ा होगा आगे चलकर उसको कितनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, वो उन्होंने नहीं सोचा। बस उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, अपने आप को फॉलो अप किया, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश की। भले ही वो अनएथिकल हो पर फिर भी वो रुके नहीं। उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग को अलग तरीके से उन्होंने यूज किया, बट ऐसा नहीं होना था। फिर उनका कहना था कि एल्बर्ट वहां से शिफ्ट हो गया, पर सच में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बेबी को फियर दूर करें, इससे शायद उसकी लाइफ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी ना पहुंचे। Now here are 106's two mothers. अब बात करते हैं एक और शॉकिंग एक्सपेरिमेंट की, हैरी हालो के मंकी वाले एक्सपेरिमेंट की, जो कि 1950 में हुआ था। उसमें लोग मानते थे कि बेबी अपनी माँ से सिर्फ खाने की वजह से अटैच होता है, क्योंकि माँ उसको खाने देती थी। लेकिन हालो को लगता था कि अटैचमेंट में इमोशनल सेफ्टी, वार्मथ और कंफर्ट भी इम्पोर्टेंट है। हालो ने बेबी मंकीज को उनकी असली मदर से अलग कर दिया और उन्हें एक केज में 2 मदर्स थी। एक सिर्फ वाइट फ्रेम वाली थी जिसमें एक मिल्क की बोतल लगाई गई थी और दूसरी सॉफ्ट क्लॉथ से बनी थी, लेकिन उसके पास कोई खाने की चीज भी नहीं थी। और शॉकिंग की बात यह है कि रिजल्ट क्या आया। बेबी मंकीज ज्यादा टाइम क्लॉथ मदर के साथ रहते थे, चाहे बाय मदर के पास बोतल हो या नहीं हो। वो बस फीड करने बाय मदर के पास जाते और तुरंत वापस क्लॉथ मदर के पास आ जाते, वो भी कंफर्ट लेने के लिए। जब केज में कोई स्कैरी टॉय रख दिया जाता तो मंकीज सीधे क्लॉथ मदर के पास जाकर थोड़ा सेफ फील करके टॉय के साथ बाद में खेलते। अगर मदर ही नहीं होती तो मंकीज कॉर्नर में चिपक जाते और बहुत ही डर जाते। ये स्टडी यही दिखाती है कि अटैचमेंट सिर्फ फूड की वजह से नहीं बल्कि इमोशनल सिक्योरिटी और फिजिकल टच की वजह से भी होता है। आज की अटैचमेंट थ्योरी इसी अंडरस्टैंडिंग पर बनी थी, पर हालांकि ये एक्सपेरिमेंट खुद क्रूअल था। मदर से अलग करने और मंकीज को आइसोलेशन में रखने की वजह से उनका डेवलपमेंट सीरियसली अफेक्टेड हुआ और बाद में एक्सपेरिमेंट और भी खराब थे, जिनमें मंकीज को टोटली अकेला रख दिया गया। बहुत मंकीज तो मेंटली डिस्टर्ब भी हो गई और कभी रिकवर नहीं कर पाई। अंत में हालो के इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया। आज हम इनको एक लेसन की तरह पढ़ते हैं और इनसे कुछ सीखते हैं कि कैसे एक अनएथिकल स्टडीज को किया गया था और उसको कंडक्ट करने में कितना उन्होंने फॉलो किया और कैसे सरकार ने उसको रोकने की कोशिश भी करने के बाद उनको कोई भी सजा नहीं दी, क्योंकि उनको ये लगा था कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इन्हें करने दो। आज के टाइम पर अगर हम अनएथिकल कोई भी स्टडी करते हैं तो उसे हमको भुगतना पड़ता है। आइए एक और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो वाकई इम्पोर्टेंट है।
एक्सपेरिमेंट का नाम है टस्कगी सिफिलिस स्टडी। ये स्टडी 1932 से 1972 तक चली। अमेरिका के अलाबामा में गवर्नमेंट बैक एक्सपेरिमेंट चला जिसे टस्कगी सिफिलिस स्टडी कहा गया था। इस स्टडी में 600 से ज्यादा गरीब अफ्रीकन अमेरिकन मर्दों को मेडिकल हेल्प के बहाने बुलाया गया था। इनमें से 399 मरीज एक्चुअली सिफिलिस से पीड़ित थे। सिफिलिस एक बीमारी थी जो उस टाइम काफी ज्यादा लोगों को फैली हुई थी और उसी बीमारी को देखने के लिए ये बीमारी कितने समय तक फैलती है, इसका क्या उपचार है, क्या 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 सिम्टम्स को देखने को मिलते हैं, ये चीजें इस स्टडी में देखी गई थी। लेकिन रिसर्चर ने उन्हें कभी भी ये नहीं बताया कि ना ही उन्हें इलाज तक दिया गया। उस दौर में ये लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे। उन्हें कहा गया कि उन्हें रेड ब्लड का इलाज मिलेगा और फ्री मील्स, राइड और बिरियल इंश्योरेंस भी दी जाएगी, लेकिन उन्हें बस ऑब्जर्व किया गया ये देखने के लिए अनट्रीटेड सिफिलिस शरीर में कैसे फैलती है। 1947 में जब पेनिसिलिन आसानी से उपलब्ध हो गई थी जो कि इस बीमारी का इलाज था, तब भी उन्हें इंटेंशनली इलाज नहीं दिया गया। 40 सालों तक ये स्टडी चलती रही। पार्टिसिपेंट्स में ब्लाइंडनेस, मेंटल इलनेस, पैरालिसिस और कई दर्दनाक सिम्टम्स भी देखने को मिले और हालांकि बहुतों की तो मौत ही हो गई इस एक्सपेरिमेंट के दौरान और उनके बच्चों में कंजेनाइटल डिसीज भी ट्रांसफर हो गई। 1972 में जब पीटर बक्सटन नाम के एक विसल ब्लोवर ने इस पूरी साजिश को पब्लिक किया, तब जाकर ये स्टडी बंद हुई। इस घटना के बाद अमेरिका में नेशनल रिजर्व एक्ट यानी कि 1974 पास हुआ और इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स अनिवार्य बनाए गए ताकि फ्यूचर्स में ऐसा अनएथिकल स्टडी नहीं की जाए। टस्कगी एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि जब रेसिज्म और साइंटिफिक अथॉरिटी आपस में मिल जाते हैं तो इंसानियत कैसे हार जाती है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको तीनों स्टडी में से कौन सी स्टडी अच्छी लगी और काफी ज्यादा अनएथिकल लगी। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि आपने इन स्टडी से क्या सीखा। और हाँ, मुझे ये भी बताना कि आपको और कौन सी साइंस या कोई स्टोरी सुनना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर लाऊंगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी यूनिक वीडियोस और जाते हुए सब्सक्राइब तो जरूर करते हुए जाना क्योंकि आपको ऐसी यूनिक वीडियो मिलती रहेगी। So today America does remember the hundreds of men used in research without their knowledge and consent. We remember them and their family members. Men who were poor and African American. Without resources and with few alternatives, they believed they had found hope when they were offered free medical care by the United States Public Health Service. They were betrayed.